हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लोजेस्ट अप्रोच की। दो चार्ज कितने पास आ सकते हैं एक दूसरे के। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जब एक किसी अरेंजमेंट में होते हैं तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है उस पूरे की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हम ये बात कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ रिवीजन हो जाए, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ चीज़ें हमने देखी थी, अगर आप ध्यान दो। मान लो दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, दिस इज Q4 एंड सो ऑन, ठीक है। Qn तक चार्जेस थे। तो हमें ये पता करना था कि इन सब पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बराबर। तो हमने आपको बताया था, एक बहुत ही सिंपल सी चीज बताई थी। इसको हम आज थोड़ा सा एक कंजस्टेड वे में लिखेंगे, देखना जरा ध्यान से। एक नॉर्मल सी चीज होती है, क्या होती है कि हमें n चार्जेस में से कोई भी दो चूज करने हैं, ठीक है। और उन दो की जो पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी। तो ऐसे ही n में से दो चार्जेस चूज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, उतने ही तो नंबर ऑफ पेयर्स होंगे हमारे पास। तो नंबर ऑफ वेज ढूंढने हैं कि n चार्जेस में से दो चार्ज ढूंढ निकालने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से बात करें तो, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास एक नया फंक्शन आता है। वो ये है कि I इक्वल्स टू 1, J इक्वल्स टू 1 टू I इक्वल्स टू n एंड j इक्वल्स टू n। ओके, जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा इस चीज को। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अगर हम बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करें तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि नंबर ऑफ पेयर्स अगर आप कर रहे हैं तो जरा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समेशन, ठीक है, समेशन j इक्वल्स टू 1 टू j इक्वल्स टू n। ध्यान दीजिएगा कि QI QJ अपॉन RI वेक्टर माइनस RJ वेक्टर का मॉड, ये हम लिख सकते हैं। इसमें आप पहले J को डालोगे, समेशन पूरा आएगा, फिर I को एक एक करके डालोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं वो पता लग जाएगा। और साथ ही ये भी पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं दो चार्जेस को चूज करने के। तो एक्चुअल में यहां पे n-1 आएगा, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। पहले आप इतना समझ लीजिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें I और J बराबर भी होंगे, बराबर। इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जहां पे I और J बराबर भी होंगे। तो हमें वो बराबर वाले नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर आप I भी मान लो आप 3 ले रहे हो और J भी आप 3 ले रहे हो, तो आप Q3 का पोटेंशियल उसी के पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। जैसे कि इसके लिए क्या हो जाएगा फिर ये K Q3 अपॉन R 3 माइनस R3। तो ये तो कोई मीनिंग वाली बात है ही नहीं। तो इसमें एक कंडीशन और ऐड होगी, वो कंडीशन ये ऐड होगी जहां पे J इज नॉट इक्वल्स टू I, ठीक है। जहां पे J इज नॉट इक्वल्स टू I, कभी भी J और I बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये सीन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ओके। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये एक थोड़ा सा मैथमेटिकल जरिया था। तो आपकी एक तरह से नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे उसकी भी बात कर लेते हैं एक सेकेंड के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स जो बनेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज है, देखिएगा जरा ध्यान से। अगर हम I इक्वल्स टू 1 से लेके n ले रहे हैं और J भी इक्वल्स टू 1 से लेके n ले रहे हैं, ठीक है,
के क्यू आई क्यू जे ले रहे हैं अपॉन आर आई माइनस आर जे का मॉड ले रहे हैं, तो आप एक चीज़ और ध्यान से समझिए, हो सकता है कि कभी कभी i इक्वल्स टू मान लीजिए 3 आ गया और j इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है, पॉसिबल है इसमें। और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक समय पे j 3 आ जाए और i 4 आ जाए। तो ये चीज समझिए कि 2 बार एक ही पेयर आ रहे हैं, इस केस में एक ही बार 2 पेयर आ रहे हैं, तो इसमें 2 कंडीशन बनती हैं कि पहली बात तो j i के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और क्योंकि 2 पेयर आ रहे हैं इस इक्वेशन में, एक ही पेयर 2 बार आ रहा है एक तरह से, तो हम इसको हाफ से डिवाइड और कर देंगे, तो ये जो आपकी बनेगी ये बनेगी u टोटल। तो 2 कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक तो i इक्वल्स टू j नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज है कि इसका आधा, क्योंकि एक ही पेयर 2 बार आ जाएगा। अगर हम i को 3 रख दें, j को 4 रख दें, और फिर वो पेयर भी तो आएगा जब j 3 होगा और i 4 होगा, तो वो 2 बार एक ही पेयर आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग हाफ से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी u टोटल ऑफ दिस सिस्टम। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सीन आपको समझ में आना चाहिए एक तरह से, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो जरा, इसके बाद मैंने आपको कुछ बताया था लास्ट में कि मान लो n पेयर्स है तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। सर आपने कहा था कि सर किसी n में से कोई 2 चूज कर लेते हैं, n में से 2, ठीक है, n में से कोई 2 चूज कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ पेयर्स जो होंगे वो सीधे सीधे कितने हो जाएंगे, nc2 हो जाएंगे। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और उसमें से हमें 2 चूज करने हैं, तो उन 2 चूज करने की जो आपके पास मेथड्स होंगे वो कितने होंगे, इतने हो जाएंगे वेज, और इतने अगर नंबर ऑफ वेज हो गए तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो वो आपके इतने हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें ट्राई करते हैं, ठीक है। इतना आप नोट कर लो कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे, वो आपके इतने हो जाएंगे, बिकॉज यही तो होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, इसके बाद हम एक काम करते हैं, इसके बाद हम चलेंगे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पे, ठीक है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन 2 चार्जेस, इसकी बात कर लेंगे हम लोग। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन 2 चार्जेस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन 2 चार्जेस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन 2 चार्जेस, ठीक है। अच्छा, आपको मैं एक चीज और बता दूं अभी, जैसे कि वर्क डन में आपने वर्क पावर एनर्जी में आपने पढ़ा होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ठीक है। तो उस हिसाब से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो हमारा होता है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो क्या है हमारी, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। इतनी चीज आपको और आनी चाहिए, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कहलाती है, ठीक। इतनी बात तो आपको क्लियर
हो ही जानी चाहिए, बराबर। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस, कौन सी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन टू चार्जेस, कि जब दो चार्जेस कितने ज्यादा पास आ सकते हैं। और यहां बात हो रही है दो सेम नेचर ऑफ चार्ज, मतलब दो पॉजिटिव या फिर दो नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो वो खींच ही लेंगे एक दूसरे की तरफ, तो उसमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, बराबर। तो हम दो या तो पॉजिटिव हों या फिर दो नेगेटिव हों, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का मतलब है कि अगर दोनों चार्जेस एक दूसरे की तरफ कुछ वेलोसिटी v से फेंके जाएं, तो वो दोनों चार्जेस रुकने से पहले एक दूसरे के कितने पास आ जाएंगे, उसे हम कहते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ओके, आइए इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है, बराबर। पहला केस समझिए, पहला केस, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या है, सुनो। केस नंबर 1 में ऐसा है कि Q1 जो है वो फिक्स्ड है, Q1 क्या है, फिक्स्ड, एंड Q2 क्या है, Q2 हमने रख दिया है एट इंफिनिटी, ओके, बट फ्री है। फ्री मतलब है कि Q2 फिक्स्ड नहीं है, Q2 आराम से मूव कर सकता है, ठीक है, बराबर बात। और याद रखना ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। यहां तक बात समझ में आ गई सर, ठीक है। तो मान लो पहले ही हम केस ले रहे हैं जहां पे Q1 क्या है, ये फिक्स्ड है, बराबर बात, ठीक है। और Q2 मान लो इन्फिनाइट पे है और ये फ्री है, ठीक है। और अब सुनो, हमने क्या किया, हमने Q2 को एक वेलोसिटी दे दी एट इन्फिनाइट जो कि है v, बराबर। एक वेलोसिटी दे दी जो कि है v। तो अगर कोई आपसे कहे बताओ इसकी टोटल एनर्जी क्या है, उससे पहले हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, k Q1 Q2 अपॉन इन्फिनाइट, जो कि 0 होगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी सर, ये तो सिंपल सी बात है, हाफ m v² हो जाएगी, जहां पे m कह लो या फिर m2 कह लो, ठीक है, ठीक है सर, m2 कह लो। इसको, इसका मास भी हम रख सकते हैं चाहे तो m1, बट इसके मास की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके मास की पड़ेगी। ध्यान देना आप, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आगे देखो जरा। इतना समझ में आ गया होगा तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब सुनो, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो इसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। देखो पोटेंशियल और काइनेटिक में आपस में लेन देन होगा, बट टोटल क्या रहेगी, वो कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं तो मान लो, अच्छा ये पास आ रहा है, 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 और मान लो जब यहां कहीं होगा तो भाई ये कुछ v डैश से मान लो आ भी रहा होगा, ठीक है। तो इस पे रिपल्सिव फोर्स भी तो लग रहा होगा, F इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इस पे F इलेक्ट्रोस्टैटिक भी तो लग रहा होगा, बराबर। अब सुनना जरा ध्यान से, ये पास आ रहा है, ठीक है, फोर्स वहां लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। इसका मतलब है कि v ज्यादा है v डैश से, है ना, कि फोर्स अपोजिट साइड रिपेल कर रहा होगा, तो इसकी v डैश कम हो रही होगी। धीमे 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 जितना पास आता जाएगा उतनी ही इसकी v डैश कम होती जाएगी। तो मान लो कि किसी r दूरी पे, कितनी दूरी पे, किसी r दूरी पे आके ये मोमेंटरली रुक गया एट रेस्ट, बराबर, ठीक है। तो देखो जो टोटल एनर्जी इसकी इनिशियल में थी वही टोटल एनर्जी इसकी यहाँ भी होगी इंटरमीडिएट, ठीक है, यहाँ पे इन मीडियम मान लो, और वही टोटल एनर्जी इसकी कहाँ होगी, फाइनल में होगी। तो अगर हम बात करें एक इक्वेशन में लिखें तो मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बता सकता हूं, क्या, कि टोटल एनर्जी इनिशियल में क्या थी। मान लो ये कुछ यहां से x दूरी पे था, कितनी दूरी पे था, x दूरी पे था, ठीक है।
तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो हम लिखेंगे सर कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इन मिड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। ये बहुत जरूरी स्टेटमेंट है ना, ये वाला टोटल एनर्जी वाला। अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज आएगी। देखो अब ये जो चार्ज है ये इससे ज्यादा पास नहीं जा सकता आर से, क्योंकि ये आते 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 रेस्ट पे आ गया, लेकिन रिपल्सिव फोर्स तो अभी भी लग ही रहा होगा। ठीक है, तो ये है क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ये है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ये आर। तो यहां पे आर क्या हो जाएगा सर? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो आप इतनी चीज समझ सकते हो यहां से। ठीक है, अब टोटल एनर्जी की बात करते हैं। देखो जरा, टोटल एनर्जी इनिशियल में क्या थी सर? टोटल एनर्जी इनिशियल में थी हाफ m2v2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0, ऑब्वियसली इस बात है। मिड में टोटल एनर्जी क्या हो गई सर? मिड में टोटल एनर्जी हो गई k(q1q2) अपॉन x प्लस ये क्या है सर? हाफ m2v' स्क्वायर। ठीक है, तो टी फाइनल क्या हो गई सर? वो हो गई सीधा सीधा k(q1q2) अपॉन r, वेयर r इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, जिसको हम RC भी मान लें तो कोई बुरी बात नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो, वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये सीन आ गया अपने पास, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। बट हम ये तो हमने किसी भी रैंडम पॉइंट पे मान लिया जिसका ना तो हमें x पता है ना तो हमें v पता है। अगर x दिया होगा तो v निकाल लेंगे, अगर v दिया होगा तो हम x निकाल लेंगे, बट रैंडम पॉइंट पे कुछ भी नहीं दिया अभी। तो हम क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकालेंगे, इतना पहले आप कॉपी करो। तो हम इसको तो स्किप कर देंगे बीच में से, ठीक है, और हम इसको इसके बराबर कर देंगे, तो यहां से हमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मिल जाएगा। कैसे करेंगे देखो, इज इक्वल्स टू k(q1q2) अपॉन RC। तो हम v क्या आ गया बताइए? v आ गया हमारा k(q1q2) अपॉन m2 इंटू सॉरी यस RC आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो दिस इज द आ गई होगी, तो ये है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम लोग। और अगर मान लो बीच में कुछ x दे दिया जाए और v' दे दिया जाए तो भी आप निकाल लोगे। तब किस दो टर्म को इक्वल करोगे? तब आप इसको और इसको इक्वल कर दोगे। नॉर्मल सी चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है, बराबर बात। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसमें मैंने दोनों केस करा दिए। एक्चुअल में हेडिंग थी सिर्फ कि इनफाइनाइट दूरी पे है, बट मैंने इसमें आपको ये भी करा दिया कि जब किसी x दूरी पे v' हो, या हो सकता है कि x दूरी पे छोड़ा जाए चार्ज पार्टिकल, तो कितनी होगी, वो उसी का सबसेट बन जाएगा। आई होप कि इतना आप अगर नोट कर लो तो हम दूसरा केस एक बार आपको समझा दें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो चीज़ है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो, ये आप पॉज करके नोट कर सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड केस की बात कर ले एक बार। तो अगर आप ध्यान देना है इसमें, तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ये, आप जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत सिंपल। देखिए ज़रा, Q1 है, मास M1 है, ठीक है, फिक्स है, लेकिन कैसा है? फिक्स है। ठीक है, फिक्स्ड है, ठीक। और फिर किसी
x दूरी पे ये पार्टिकल ऐसे रखा हुआ था, बराबर बात, ठीक है सर। और ये भी Q2 है और ये पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव हैं। निगेटिव में क्लोजेस्ट अप्रोच हो ही नहीं सकती। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में हो सकती है लार्जेस्ट डिस्टेंस। ओके, लार्जेस्ट डिस्टेंस कितना हो सकता है वो आपकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वो आपके जैसे ग्रेविटेशन में आपने एस्केप वेलोसिटी नाम का वर्ड सुना होगा, वैसे यहाँ पे भी एक चीज़ होती है कि कितनी वेलोसिटी से एक चार्ज को फेंके, अगर वो दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो कितना दूर जा सकता है, या फिर इन्फिनाइट पे पहुंच भी पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस, बिल्कुल ग्रेविटेशन में जैसा होता है। बट यहाँ की बात पहले कर लेते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच की। यहाँ पे है चार्ज पार्टिकल, ठीक है, आपने इसको v इनिशियल से फेंका, ठीक है, v फाइनल ऑब्वियसली सी बातें आते आते 0 हो जाएगी। तो मान लो चार्ज पार्टिकल कुछ यहाँ पे आके रेस्ट पे आ गया, बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स, दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे v आपका 0 हो जाएगा। तो अगर आप एनर्जी इस पॉइंट पे लिखोगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि हाफ m2 इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर लिखोगे, प्लस आप यहाँ पे लिखोगे k q1 q2 अपॉन दिस x, बराबर बात। तो ये हो गई आपकी एक तो। और दूसरी जो आएगी यहाँ पे वो आएगी क्लोजेस्ट अप्रोच। लेट अस सपोज RC इज द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे सर, k q1 q2 अपॉन RC। तो यहाँ से फिर आपको RC मिल जाएगा, बराबर बात। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको RC मिल जाएगा, जो कि होगा k q1 q2 अपॉन हाफ m2 v इनिशियल स्क्वायर प्लस k q1 q2 अपॉन x। तो ये हमारे पास RC आ जाएगा। आप अगर वैल्यूज डालोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम ये किस पे डिपेंड करता है, RC एक्चुअली बेस्ड ऑन किस पे है, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ओके। एंड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में हो रहा है, इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन पे ही ये बेस्ड है, बराबर बात। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरा जो केस आता है वो ये आता है कि मान लो हमने कहा कि चार्ज पार्टिकल दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगला केस ये आता है कि चार्ज पार्टिकल के कैसे हैं, वो दोनों ही चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मान लो, ठीक। आओ देखो, आई होप आपको ये बातें जो है वो समझ में आ रही होंगी। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है कि दोनों चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, बराबर। देखो जरा इसमें, ठीक है, दोनों ही चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। ओके, जरा ध्यान देना। देखो m1 है, ठीक है, v1 से मूव कर रहा है, ठीक है, q1 चार्ज है, ठीक है, एट सम डिस्टेंस r मान लो, ठीक है, q2 है, ठीक है, v2 से पास आ रहा है, ठीक है, और m1 चार्ज, ठीक, बराबर बात। हाँ सर, बिल्कुल सही। तो एक तो पहली चीज सुनो, q1, q2 या तो पॉजिटिव होंगे और q1, q2 या तो निगेटिव होंगे। दोनों ही या तो पॉजिटिव होंगे और दोनों ही या तो निगेटिव होंगे। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हुआ तो खींचते ही रहेंगे एक दूसरे को और आके टकरा जाएंगे, बराबर बात, ठीक है। ये सीन है। अगर आप इसको देखो ध्यान से तो फिर आप समझोगे बात को। उसके बाद आते हैं, तो जरा देखिएगा ध्यान से। मान लो ये यहां तक आते आते कहां पे आ गए, लेट अस सपोज ये आ गए हैं कुछ RC पे, क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहां तक आते आते ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही रेस्ट पे आ जाएंगे, बराबर बात। तो अगर ये दोनों ही रेस्ट पे आ जाएंगे तो दोनों की ही जो इनिशियल
टोटल एनर्जी थी वो पूरी की पूरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। बराबर बात। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में ही सारी की सारी एनर्जी बदल जाएगी। बराबर बात। चलो आ देखते हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक रुक जाए और एक चलने लगे, हो सकता है दोनों ही रुक जाएं, वो तो डिपेंड करता है ना। ठीक है, हो सकता है दोनों ही रुक जाएं या हो सकता है एक चल रहा हो एक रुक जाए। अगर दोनों रेस्ट से छोड़े गए हैं तो फिर अलग बात है, वो रिपल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए मान लेते हैं दोनों एक साथ रुके। ठीक है, अभी के लिए क्या मान लेते हैं कि दोनों एक साथ रुके। ठीक है, हो भी सकता है ऐसा नहीं भी हो सकता है, बट अभी के लिए मान लेते हैं। तो जब दोनों चल रहे थे तो r दूरी पे थे, तो टोटल एनर्जी इनिशियल क्या थी सर? टोटल एनर्जी इनिशियल थी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, ऑलराइट, प्लस k q1 अपॉन सर k अपॉन r। हाँ, उसके बाद सर ये बराबर हो जाएगी इनिशियल के बाद, ये बराबर हो जाएगी फाइनल के। फाइनल में क्या है सर? फाइनल में है Q1 Q2 K अपॉन RC। तो यहां से फिर आपका RC भी निकल आएगा इस इक्वेशन से, जितना मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। और ये क्या होगी? ये टोटल होगी फाइनल एनर्जी। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो यहां से फिर आप RC निकाल लोगे दोबारा। बराबर बात। तो यहां से RC निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिलहाल ऐसा ही पॉसिबल, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएं, दोनों ही चार्ज, बट ये सिनेरियो हमने मान लिया है। ठीक है, एक्चुअल में वो सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करेगा कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो ये दोनों ही मोमेंटरली रेस्ट पे आ जाएंगे। अगर सेंटर ऑफ मास मूविंग है तो फिर एक को मूव करना पड़ेगा अगर एक रेस्ट में है तो, ताकि सेंटर ऑफ मास मूव करता रहे। और सर आप कह रहे हो कि सेंटर ऑफ मास मूव करता रहे, क्यों? बिकॉज दे बोथ एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर, सो दिस फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास के मोशन पे अफेक्ट नहीं डालता है। ओनली एक्सटर्नल फोर्स ही स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, सेंटर ऑफ मास के स्टेट ऑफ मोशन को। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बराबर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास की कोई बात होगी तो हम बाद में उसकी बात करेंगे, बट पहले तो ऐसे। और सर सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो आपने कहा सर अगर ऐसा है तो मान लो इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, तो कौन सा रेस्ट पे आएगा, कौन सा चलेगा? ध्यान समझना, जिस तरफ सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है पहले, उसी तरफ सेंटर ऑफ मास बाद में भी मूव करना चाहिए। तो जिस तरफ सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है उसी तरफ मोमेंटम होगा, तो उसी तरफ चलने वाला पार्टिकल चलेगा जब दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे होगा, क्योंकि तब भी सेंटर ऑफ मास उसी तरफ जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप मान लो पहले आपके पास दो बॉडीज थी। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ। एक बॉडी यहाँ मूव कर रही थी, एक बॉडी यहाँ मूव कर रही थी, और सेंटर ऑफ मास जो था वो मान लो इस तरफ मूव कर रहा था। तो एक बॉडी को रेस्ट में आना है, दूसरे को नहीं आना है मान लो। ठीक है, उस समय क्या होगा? ध्यान समझना। हो सकता है वो क्लोजेस्ट अप्रोच ना हो, वो क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं होगी, बट एट अ सम टाइम वो रेस्ट पे आने वाला होगा। बराबर बात। ठीक है, अच्छा सर क्लोजेस्ट अप्रोच कब होगी? इसकी बात हम करेंगे जैसे स्प्रिंग में नहीं करते थे कि क्लोजेस्ट अप्रोच तब होगी जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अगर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी और दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। यहाँ ये क्लोजेस्ट अप्रोच इसलिए है क्योंकि ये दोनों रेस्ट पे हैं।
वहां पे क्लोजेस्ट ऑफ अप्रोच तब होगी जब ये दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी पे जाएंगी, जब सेंटर ऑफ मास की होगा कब, जब ये दो बॉडी सेम वेलोसिटी पे आ जाएंगी तभी सेंटर ऑफ मास भी VCOM से होगा। तो ये दोनों किससे भागेंगी? VCOM से। और उसी वक्त जो डिस्टेंस होगी इन दोनों की वो क्लोजेस्ट अप्रोच होगी। ये क्लोजेस्ट अप्रोच तब होगी जब दोनों VCOM से भाग रही होंगी। अगर एक रेस्ट पे आ गई और एक भाग रही है, मान लो ये रेस्ट पे आ गया और ये इसकी तरफ भाग रहा है, तो जो ये डिस्टेंस होगी R, दिस विल नॉट बी इक्वल्स टू RC, बिकॉज तब इसका एक्सेलरेशन हो रहा होगा और ये इसके पास जा रही होगी और पास जा रही होगी। कब तक पास जाएगी? जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती। और जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएंगी उस ही वक्त RC अटेंड होगा, क्योंकि इसके बाद तो दोनों को रिपेल करके इसकी वेलोसिटी कम होनी है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी है, तो ये दूर ही दूर भागती रहेंगी, फिर सेपरेशन बढ़ता रहेगा। तो कब सेपरेशन सबसे कम होगा? जब दोनों की वेलोसिटीज सेम हो जाएंगी। इस चीज को आप नोट कर लो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बराबर बात, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलते हैं, बराबर आगे चलते हैं हम लोग। एक बहुत बढ़िया केस है, एक बहुत बढ़िया केस ये है, मान लो कि एक चार्ज फिक्स है, दूसरा चार्ज पास तो आ रहा है बट वो लाइन पे नहीं है जो दो लाइन कनेक्ट करती हैं चार्जेस को। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सीधी सीधी लाइन कनेक्ट कर रही थी, उसी पे मूव कर रहा था, बराबर। बट हम अब बात करेंगे कि जब एक चार्ज फिक्स है और दूसरा चार्ज पास तो आ रहा है बट वो लाइन पे नहीं है, बराबर, बट वो लाइन पे नहीं है। इसकी बात करते हैं। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इस्तेमाल होगी, वो है एंगुलर मोमेंटम। आ जाओ देखो, आ जाओ देखो, एंगुलर मोमेंटम इस्तेमाल होगा उसमें। जरा ध्यान से समझना कि एंगुलर मोमेंटम उसमें कैसे इस्तेमाल हो सकता है। देखो जरा ध्यान से देखना, ये चार्ज क्या है? Q1, मास M1, v वेलोसिटी से आ रहा है। दूसरा चार्ज यहाँ पे फिक्स है, Q2, कैसा है? फिक्स चार्ज है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये चार्ज एक्चुअली में आना यहां चाह रहा था और ये लाइन है, बराबर। तो इनिशियल जो डिस्टेंस है दोनों के लाइन की वो है, मान लो कुछ हमारे पास A है, ठीक है, बराबर, ठीक है सर। अच्छा, तो कितने पास आ सकता है जब? अब क्योंकि ये दोनों रिपल करेंगे एक दूसरे को, तो ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेट ही जाता रहेगा, क्योंकि रिपल्शन भी तो हो रहा है, इस पे फोर्स भी तो लग रहा है, तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर लाइन पे नहीं है, अब जैसे यहाँ पे है तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा? इस तरफ, यहाँ पे तो फोर्स इस तरफ, ऐसे करके। तो ध्यान देना, जब ये ऐसे आ रहा होगा तो ये कुछ ऐसे निकलेगा, बराबर बात। क्यों? क्योंकि जब ये यहां होगा तो इस पे फोर्स कुछ इस तरफ लग रहा होगा, जब ये यहां होगा तो इस पे फोर्स कुछ इस तरफ लग रहा होगा। उसी तरह जब ये यहां पे होगा तो इस पे फोर्स कुछ इस तरफ लग रहा होगा, बराबर। तो क्योंकि फोर्स लग रहा है इसीलिए ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बराबर बात। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक है सर। तो जब ये यहाँ पे होगा तो क्या होगा? जरा ध्यान समझिए, तो होगा क्या? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी। क्या? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट चार्ज। चलो बताओ,
जब ये आ रहा था इन्फिनाइट से तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना था पहले? क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी पहले ये देखो, जब ये क्लोजेस्ट होगी, मान लो ये d है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो जब ये 90 डिग्री बनाएगा किसके साथ? वेलोसिटी के साथ, तो ये हो जाएगी v मैक्सिमम, तब ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी। जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोलते हैं, और वो कब होगी? जब ये 90 डिग्री बना रहा होगा। एक काम करो, अब इसी पे हम लोग लिखते हैं क्या, पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराओ। जब हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो हमारे पास एक चीज निकल के आएगी, क्या? ध्यान सुनना सर, हाँ, एम वी इंटू दिस डिस्टेंस, एंगुलर मोमेंटम जानते हो ना कैसे निकलता है, ए। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। यहां का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इसके बराबर ही होगा, ठीक है, होगा, क्या होगा सर? m1 हाँ, v मैक्स हाँ, इंटू डी। पहली इक्वेशन आपके पास ये आ गई, सही बात है सर। इसमें दो चीजें हमें नहीं पता, एक v मैक्स नहीं पता और दूसरा d नहीं पता, तो दो अननोन है सर, एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन लिखो। किसके लिए? विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये एट इन्फिनाइट है, ठीक, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, क्या बचा? काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? और ये किसके बराबर हो जाएगी? इस पॉइंट की टोटल एनर्जी के बराबर। बराबर इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है जरा बताओ? इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी है वो है हाफ m1 v मैक्स, सॉरी v मैक्स नहीं होगी ऑब्वियसली सी बात है, v परपेंडिकुलर लिख सकते हो डिस्टेंस के, नॉट v मैक्सिमम, सॉरी अबाउट दैट, नॉट v मैक्सिमम। v मैक्स तो ऑब्वियसली सी बात है इन्फिनिटी पे होगी, v मैक्स यहाँ पे नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना, तो यहाँ पे ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये मैं v परपेंडिकुलर लिखने वाला था, गलती से v मैक्सिमम लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। और प्लस k q1 q2 अपॉन d। अब आप निकाल लोगे, आपके पास दो अननोन और दो इक्वेशन है d और v में, तो आप अगर यहाँ पे ही अगर आप बात करो v1 को अगर यहाँ पे निकाल सको तो आप देखोगे कि सर वो va/d आएगा, जो कि आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ से फिर आपके पास m1 v स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन d, a स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, ऑब्वियसली सी बात है, प्लस k q1 q2 अपॉन d, और ये किसके बराबर होगा? हाफ m1 v स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हो। एक क्वाड्रेटिक बनेगी ऑब्वियसली सी बात है, तो उसमें से एक शायद रियल रूट आएगा, एक रियल नहीं आएगा, बट ऐसे करके हम क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकालनी है, बराबर। हम बात करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। पिछली बार हमने बात की थी क्या? क्लोजेस्ट अप्रोच की। बहुत सारे वेरियस केसेस देखे क्लोजेस्ट अप्रोच के। आज हम बात करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। जरा ध्यान देना, ये थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बराबर बात। तो इस पे जरा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, ज़रा समझिएगा। उससे पहले हम एक और चीज़ कर लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलावा रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। इक्विपोटेंशियल रीजन क्या होता है, ठीक, समझने का प्रयास करिए जरा थोड़ा सा, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिएगा जरा, हम अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं तो कैसे सर, कैसे, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया था कि जैसे एक हॉलो स्फीयर है जो कि प्योरली मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है,
यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, ठीक, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, ठीक, U प्लस चार्ज। तो हमने बताया था कि इसके अंदर जो V रहता है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो हम आपको बताए थे कि ये जो रीजन होता है, जो वॉल्यूम होता है इसके अंदर का, इसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल रीजन। इसे हम क्या कहते हैं सर? इसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल रीजन। बराबर बात, मतलब वो रीजन जहां पे पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है उसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल रीजन। वो वॉल्यूम, वो जगह वॉल्यूम में आती है एक्चुअली में। हम लोग जगह को लेते हैं एरिया में, बट जगह एक्चुअली वॉल्यूम में आती है। वो स्पेस जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है उसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल रीजन, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बराबर बात, बिल्कुल सही। इसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल रीजन। मतलब इक्विपोटेंशियल रीजन क्या होता है? मतलब कि वो स्पेस वेयर V रिमेन्स कांस्टेंट। बराबर, स्पेस जहां पे V कांस्टेंट रहे उसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल रीजन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जो हम करने वाले हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये क्या चीज है, जरा इसकी डेफिनेशन सुनना। ये कहती है, इसकी डेफिनेशन ये कहती है, जरा अगर आप ध्यान से सुनो तो आप समझोगे। ये कहती है कि a surface या the surface of which all the points on the surface have same potential, मतलब सर, मतलब द सरफेस ऑफ विच ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस हैव सेम पोटेंशियल। मतलब क्या है इसका, जरा ध्यान से समझना। मान लो हमने एक सरफेस बनाई। कैसी सरफेस बनाई? लेट अस सपोज हमने एक ये सरफेस बना ली, मान लो, ठीक है। दिस इज एन एरिया, दिस इज अ सरफेस, ठीक है। ये क्या है? ये एक सरफेस है, ठीक है। मान लो इस सरफेस के पॉइंट ए पे पोटेंशियल है वी नॉट, ठीक है। लेट अस सपोज ए पॉइंट पे, तो इस पूरे सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा? वी नॉट एट सी, वी नॉट एट डी। तो पूरे सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट लोगे तो वहां पे क्या पोटेंशियल होगा? वहां पे पोटेंशियल होगा वी नॉट ही। मान लो वी नॉट कोई हम स्पेसिफिक नहीं कह रहे, बट वी नॉट मान लो जनरली, ठीक है। अगर आपने कहा सर 5 वोल्ट है तो वो 5 वोल्ट ही रहेगा। अच्छा, वोल्ट से याद आया मुझे, मैंने आपको बताना शायद भूल गया हूं, बट द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। जो हम लोग वोल्टेज देखते हैं ना, उसी को कहते हैं वोल्टेज कह लो या वोल्ट कह लो, ठीक है। ये जो वोल्टेज होता है ये क्या होता है? यही तो होता है पोटेंशियल। जो वोल्टेज हाई है मतलब क्या है? जो हम कहते नहीं है वायर में वोल्टेज हाई है, हाई वोल्टेज तार है, तो वो वोल्टेज क्या है? वो वोल्टेज यही चीज है, पोटेंशियल। और जब उसमें से चार्ज गुजरता है तो उस चार्ज को मिल जाती है पोटेंशियल एनर्जी, कन्वर्टिंग टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या है? ये पोटेंशियल ही होता है। जो हम कहते हैं ना वोल्टेज या वोल्ट, ये पोटेंशियल ही होता है। तो एक ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल सेम रहे, तो वो सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि उस सरफेस पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? वो सेम होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, बहुत डीप डाउन तक। बराबर बात, ये चीज आपको समझ में बहुत अच्छे से याद आनी चाहिए, आई होप, ठीक। बराबर बात। आगे बढ़े इसके बाद।
ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके सर कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे कि हम समझ में नहीं पा रहे हैं, जरा देखो ध्यान से। जरा ध्यान से समझिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा सर, आपने कहा हाँ, मैंने कहा कि ये एक चार्ज है, आपने कहा ठीक है सर, प्लस क्यू चार्ज है। आपने कहा सर इससे अगर हम r1 दूरी लें तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा सर के Q1 अपॉन R1। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, बट क्या के Q1 अपॉन R1 सिर्फ इस पॉइंट पे ही पोटेंशियल होगा कि कहीं और भी होगा? इसकी भी बात है, ध्यान समझिएगा। सर हमने कहा कि हम अगर R1 दूरी पे यहाँ पे भी एक ले लें पॉइंट, तो सर इसका पोटेंशियल भी तो के Q1 अपॉन R1 ही होगा। हाँ सर, मतलब इस चार्ज से हर एक R1 दूरी पे पोटेंशियल क्या होगा? के Q1 अपॉन R1। तो कितने पॉइंट हैं जो इस चार्ज से R1 दूरी पे हैं? तो आप कहोगे सर अगर हम 2D में देखें तो वो एक सर्कल बनाएगा, तो हर एक पॉइंट पे यहां क्या होगा? इस पूरे लाइन पे ही पोटेंशियल क्या होगा? सर वो होगा के Q1 अपॉन R1। हाँ बिल्कुल सही बात सर। अच्छा, लेकिन क्या इस पॉइंट से सिर्फ यही पॉइंट्स हैं क्या जो कि R1 दूरी पे हैं? क्या हम इससे बाहर को पॉइंट नहीं ले सकते? अगर ये एक पॉइंट है तो इस पॉइंट चार्ज से एक पूरा स्फीयर होगा R1 रेडियस का, जिसका Q क्या होगा? ये सेंटर होगा, ये वाला चार्ज। तो पूरा स्फीयर ही अगर हम ले लें तो भाई पूरे स्फीयर जो कि R1 रेडियस का है, जिसके सेंटर पे Q रखा है, तो उस पूरा स्फीयर का ही जो सरफेस होगा वो किस पोटेंशियल पे होगा? के Q1 अपॉन R1। यानी कि ये पूरा स्फीयर टाइप का होगा फिर ये। यानी कि इफ Q1 is at the center of a sphere, जो कि हाइपोथेटिकल है, ठीक है, of a sphere of radius R1, then the surface of the sphere will be equipotential surface। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर Q1 चार्ज को हम सेंटर मान लेते हैं किसी हाइपोथेटिकल स्फीयर का जिसका रेडियस R1 है, तो उसका रेडियस R1 तो सेंटर से जो स्फीयर का जो सरफेस है उसकी हर एक पॉइंट की दूरी चार्ज से R1 होगी, इसीलिए उसके हर एक पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा? सेम पोटेंशियल होगा, जो कि कितना होगा सर? वो होगा के Q1 अपॉन R1। तो इसीलिए हम उसको कह देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहले आप जरा इतना कॉपी कर लो, बराबर बात। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है? ठीक है, पॉज करके आप ये कॉपी कर सकते हो, ठीक। इसके बाद एक चीज़ और बहुत ही अच्छी है, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि सर आपने तो बोल दिया, बिल्कुल सही बात। मान लीजिए हमारे पास ये चार्ज Q है, ठीक है। अगर हम इसको इस दूरी पे देखें तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा स्फीयर की तरह। सर हम अगर इस दूरी पे देखें तो ये अपने में एक इक्विपोटेंशियल होगा। मतलब देखो, अगर ये R1 पे है ना, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? KQ अपॉन R1। लेकिन ये KQ अपॉन R1 हर पॉइंट पे होगा। अगर हम इस पे देखते हैं R2 पे,
तो के क्यू अपॉन आर टू। देखो ये इसके बराबर नहीं है, लेकिन ये जो है ये अपने स्फीयर की सरफेस पे हर एक पॉइंट पे यही रहेगा, इसका अपने सरफेस पे यही रहेगा, बराबर। अच्छा, अब एक चीज समझो, इतना समझ में आ गया। उसी तरह से हम एक और बना देते हैं, मान लो ये रहा, बराबर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस आ जाएंगे। इसके बाद एक और चीज देखिएगा जरा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उस पर जरा ध्यान दीजिए। तो सर आप देखोगे, आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमेशा क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। इस बात को भी याद रखना कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाते हैं आपस में, 90 डिग्री। सो यू कैन से दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड are always at 90 degree, or you can say what, perpendicular to each other, बराबर। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री ही बनाएंगी। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, आगे बढ़ो। आगे क्या चीज़ है सर, आगे देखते हैं। थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे काम करती है। इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। तो एक्चुअल में क्या होता है देखिए ज़रा। ठीक, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से। मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं। ठीक है, ये ई है, यूनिफॉर्म है मान लो। ठीक, तो अगर आप एक रीजन बनाओगे, मान लो आपने एक ये सरफेस लिया, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो ये एक क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूरे में बराबर है और परपेंडिकुलर है किसके, सरफेस के, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से ये एक सरफेस ले लेंगे तो सर अगर इसका पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे VA है तो वो पूरे सरफेस में क्या रहेगा, VA ही रहेगा। हाँ, लेकिन क्या VA अगर यहाँ है तो क्या यहाँ रहेगा, नहीं। ये अपना सरफेस है, इसका अपना पोटेंशियल है जो कि पूरे में बराबर है। ये अलग सरफेस है, इसका अपना पोटेंशियल है, पूरे में है पर बराबर है। अगर ये VB है तो ये भी VB होगा, बराबर बात। क्योंकि अगर आप इस सरफेस से कहीं भी जाओगे, मान लो आप A से A' गए, ठीक है, तो आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलोगे। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलोगे तो आपका वर्क क्या होगा, E.dr, जो कि हो जाएगा 0। और अगर वर्क 0 तो वर्क इक्वल्स टू डेल्टा U होता है, और डेल्टा U 0। और अगर डेल्टा U 0 तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा V भी 0। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। बोलो क्यों? क्योंकि अगर हम किसी सरफेस पे चलेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड 0,
बराबर। और अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो, और चेंज इन पोटेंशियल जीरो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो चेंज इन पोटेंशियल भी क्या होगा, वो भी जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो बात? इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इसका मतलब है कि अगर हम ए से बी जाएं, बी से इस सरफेस पे कहीं भी मूव करें, हमने वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन नहीं करेगी। अगर हम यहाँ से यहाँ आ गए तो अब आप वी ए से कहाँ गए हो, वी बी, अब आपका पोटेंशियल चेंज होगा, अब आप वर्क करोगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी। समझ रहे हो बात को? तो ई सीन होता है अपना यहाँ पे। इस चीज को आप जरा कॉपी कर लो। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कुछ डायग्राम्स हम बनाएंगे, ठीक है? बहुत नॉर्मल से डायग्राम्स होंगे, कोई बहुत अच्छी चीज है ऑब्वियसली सी बात, ठीक है? इतना आप कॉपी कर सकते हो। So these all are the equipotential surface who have their own potential as constant everywhere. Okay, on the surface obviously, on that particular surface, not everywhere but on that particular surface. ठीक है? इसके बाद हम आगे कुछ जैसे कि कंडक्टर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, फिर चार्ज की बात कर रहे हैं। मान लो दो चार्ज अरेंजमेंट्स हैं, एक ये है Q1 और एक ये है मान लो माइनस Q1 है, ठीक है? ठीक है, जरा ध्यान देना। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे करेंगे? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आएगी और माइनस Q में चली जाएगी, ठीक है? कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात, ठीक है सर? तो ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी जो ऐसे करके निकलेंगी, ठीक है? बराबर बात, ठीक है? अब सुनो, मान लो हमने कहा यहां पे कुछ पोटेंशियल है, हाँ, तो क्या यही पोटेंशियल जो यहां पे है वही पोटेंशियल क्या और कहीं भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए हम एक सरफेस ड्रॉ करते हैं जिसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है हमेशा? परपेंडिकुलर। ये रहा, ये वो सरफेस है। और सर ये रहा बीच में, ये पूरा सरफेस क्या होगा? इक्विपोटेंशियल। ये रहा, ये सरफेस क्या होगा? इक्विपोटेंशियल। ये सरफेस क्या होगा? अपने में इक्विपोटेंशियल। उसी तरह से ये सरफेस क्या होगा? इक्विपोटेंशियल। ये क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि वो एक सरफेस जो आते आते हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर बनाता जा रहा है विल बी अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। बराबर? तो ये सीन है अपना, सॉरी अबाउट दैट, ये यहां से एक्चुअली जाएगा बहुत ज्यादा ऐसे करके, हाँ बराबर। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि 90 डिग्री बनाते हुए हर एक सरफेस से निकलेगा। तो ये सारे के सारे कौन से हैं अपने पास सरफेसेस? दीज ऑल आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ गए? आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी। तो दीज ऑल आर व्हाट? सॉरी अबाउट दैट, these all are what? Equipotential surface. ओके, तो ये होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है? बराबर बात। अब मान लो अपने का सर दो पॉजिटिव चार्ज लगे हों, उनके इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे निकालोगे? आप देखो, ठीक है? इसको आप जरा नोट कर लेना एक बार। आपने कहा सर दो पॉजिटिव चार्ज लगे हैं, तो सर उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एक तो नेचर समझना पड़ेगा। मान लो ये आपके पास Q1 है, ठीक है? ये आपके पास Q2 है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएंगी? लेट अस सपोज ये कोई एक न्यूट्रल पॉइंट है, इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जाएंगी,
ठीक है, आपस में टकराएंगे नहीं, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर व्हाट, बोथ आर पॉजिटिव। ओके, ठीक है। तो इसमें बनाने का क्या तरीका है, देखो एक पॉइंट लो, वहां से चालू करो और बिल्कुल परपेंडिकुलर सारी की सारी लाइंस बनाते जाओ। ऐसे मान लो अगर ये एक सरफेस है तो ये सरफेस क्या है, पूरी इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसी तरह हम और भी बना सकते हैं, मान लो यहाँ बनाना हो तो ये एक और अपने में क्या आ गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ऐसे करके आगे तक ये ऐसे जाते रहेंगे, फिर वो एक तरह से एक स्फीयर टाइप का ही बन जाएगा। जैसे जितना दूर जाते रहोगे वैसे वैसे ये तीनों क्या हैं, ये तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ओके, तो ये होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आई होप आपको ये चीज अब ये समझ में आ गई होगी कि व्हाट आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम आज के लिए यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम कुछ और भी पढ़ेंगे, जैसे कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसको हम अगर आपने कभी पढ़ा हो तो उसके कहते हैं क्या, एफ इक्वल्स टू डी यू बाई डी आर माइनस का, या फिर ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो ये सारे के जो सरफेसेस, ये सारे जो आपके रिलेशंस हैं वो पढ़ेंगे, और हो सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग ट्राई कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।